हेलो एवरीवन, मैंने आपको आपका पहला चैप्टर पढ़ाया भाषा और व्याकरण। अब आपका दूसरा चैप्टर हिंदी सेकेंड का स्टार्ट होगा, जो है वर्ड विचार। मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है ये आपके तीनों क्लास के लिए है, 6th 7th 8th, ये तीनों के लिए है। और इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग है, यहीं से भाषा की शुरुआत होती है। मैंने भाषा पढ़ाते समय भी आपको बताया था कि पहले वर्ड, फिर शब्द, फिर वाक्य बनते हैं, तो यही वर्ड है। आज मैं आपको वर्ड के बारे में बताऊंगी। और जो 6th 7th के बच्चे हैं वो पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे, 6th के बच्चे भी 5th में पढ़े ही होंगे वर्ड विचार। और आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। आपको फिर से एक दिमाग में एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, इसका वर्ड क्या है, वर्ड विचार क्या है। तो इसके एक्सरसाइज मैंने आपको पिछले चैप्टर का भी नहीं कराया है, तो इसका मैं एक साथ सारे इसके नोट्स आपको तैयार करवा दूंगी, और आपका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दोनों चैप्टर का एक साथ करवा दूंगी। तो आइए ये आज का चैप्टर देखते हैं। आज का चैप्टर वर्ड विचार। तो बच्चों, उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को क्या कहा जाता है? वर्ड कहा जाता है। मुंह से निकलने वाली जो एक ध्वनि होती है, उसी को जब लिखते हैं या हम बोलते हैं तो वही वर्ड होता है। वर्ड वह उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड नहीं किया जा सकता है। वर्ड जैसे शब्द का खंड करेंगे हम, मान लीजिए आप लिखते हैं कमल, तो उसका खंड कैसे करेंगे? क्ल, क प्लस ए प्लस म प्लस ए प्लस ल प्लस ए, तो इसका खंड हो जाएगा कमल का। लेकिन अगर आप एक वर्ड लिखते हैं क, तो उसका खंड नहीं हो पाएगा। उसको इसीलिए कहा गया है कि वर्ड वह शब्द है जिसका कोई खंड नहीं होता है, या भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका कोई खंड नहीं हो सकता, वही वर्ड कहलाता है। वर्ड को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब ये सब वर्ड की विशेषताएं हैं। वर्ड को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं? वर्ड से शब्द और शब्द से वाक्य बनते हैं। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, और वर्ड का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। वर्ड एक ध्वनि चिन्ह होता है। भाषा के घटक अंगों में भी इनको माना जाता है कि ये पहले क्या आता है भाषा के घटक? वर्ड विचार ही आता है। तो आज आपका वर्ड विचार ही होगा। वर्डों का जो निश्चित या क्रमबद्ध रूप से जो वर्डों को लिखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे हिंदी की वर्णमाला आप शुरू करते हैं, पहले स्वर लिखते हैं, अ आ इ उ ए ऐ ओ औ अंग अ। ये स्वर व्यंजन, स्वर आपके हो गए स्वर वर्ण। फिर आप व्यंजन वर्ण पे आते हैं, जिसमें क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, ये व्यंजन वर्ण में आते हैं। तो ये आपकी वर्णमाला होती है। जब आप शुरू करते हैं स्वर से व्यंजन तक, अ से ज्ञ तक जो आप लिखते हैं, वो हमारे हिंदी की वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग क्या है? स्वर। दूसरा भाग है व्यंजन। तो आइए पहले स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर क्या है? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या 11 है। अब आप कहेंगे कैसे निकलती है? स्वर मुख से बिना बाधा के कैसे निकलते हैं? जैसे आप अ बोलते हैं तो आपको कोई रुकावट नहीं होती है, आपके मुख से अपने आप ही निकलते हैं। अब ये 11 स्वर कौन कौन से हैं? अ आ इ उ री ए ऐ ओ औ। ये आपके 11 स्वर हो गए। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता में स्वतंत्र रूप से होता है, वो भी स्वर होते हैं। अर्थात जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वर वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। निर्बाधित रूप से इनका उच्चारण हम कर सकते हैं, वही स्वर होते हैं। देखिए, आपको मैंने ये 11 स्वर बताए। इसके अलावा कुछ आगत ध्वनियाँ भी हैं हमारे स्वर में। कुछ शब्दों का प्रयोग करने के लिए कुछ नए शब्दों का प्रयोग, जैसे आजकल कुछ अंग्रेजी शब्द, उर्दू शब्द, फारसी शब्द हमारे हिंदी में इस तरह से घुल मिल गए हैं कि हम उनका प्रयोग आसानी से हिंदी में करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर है, बॉल है, और ऐसे बहुत से शब्द हैं, या उर्दू हिंदी के शब्द जिसमें जैसे जरा,
ये एक उर्दू का शब्द है। जरा जब हम हिंदी का शब्द लिखते हैं तो जरा मीन्स होता है बूढ़ा, लेकिन जब हम जरा लिखते हैं जिसका मीन्स थोड़ा होता है तो नीचे नुक्ता लगाते हैं। ये आगत ध्वनियाँ हैं। तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। जैसे जो आगत ध्वनि में जैसे डॉक्टर, हॉकी, कॉलेज, इस सब में जो जिस शब्द स्वर का हम लोग प्रयोग करते हैं वो हमारे इन 11 स्वरों में नहीं मिलता है, लेकिन इसका भी प्रयोग आजकल हो रहा है। तो इसको आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जितने स्वर हैं, जो स्वर हमारे 3 प्रकार के हैं, भी मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके अलावा इन आगत ध्वनियों में ये आ जाता है, ये अ जो है ये आ और ओ के बीच का स्वर है एक तरह से। जैसे हम ना डॉक्टर बोलते हैं ना डॉक्टर बोलते हैं, उसको डॉक्टर बोलते हैं। तो ये क्या होता है यहाँ इसका कैसे, इसका एक चिन्ह होता है सिर्फ चंद्राकार। चंद्राकार के आगे चंद्राकार बिंदु नहीं रहता है और न सिर्फ बिंदु रहता है, ये सिर्फ चंद्राकार द्वारा इसको अंकित किया जाता है। तो एक तरह से ये आगत ध्वनि है। इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब स्वर के बाद आते हैं हमारे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ आड़ा, त थ द ध न, प फ ब म, या र ल व, स ख स है। इनके अतिरिक्त 2 और व्यंजन हमारे में मिलते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में, ड और ढ। ड़ और ढ जो है इनको अतिरिक्त व्यंजन या विशेष व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी वर्णमाला में जो नहीं आते हैं। इनके अंदर जब नुक्ता लग जाता है ये अलग से जोड़े गए हैं। ड़ और ढ दोनों, हम ड और ढ का प्रयोग करते हैं वर्णमाला में, और इनके नीचे जब नुक्ता लग जाता है तो ये ड़ और ढ के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। इसीलिए इनको अतिरिक्त व्यंजन कहा गया है, कहीं कहीं इनको विशेष व्यंजन भी कहा जाता है। इसी तरह कुछ और फारसी शब्दों के लिए सब वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जैसे क, ख, ग, ज, ह, इनका प्रयोग किया जाता है। इनके नीचे भी जब हम ज बोलते हैं तो ज सीधा सीधा लिखते हैं, लेकिन ज बोलते हैं तो उसके नीचे नुक्ता लग जाता है। इसी तरह फ का प्रयोग होता है, फ का प्रयोग फ के रूप में होता है, तब नुक्ता लग जाता है। इसमें क, ख, ग का जो नुक्ता का प्रयोग होता है ये तो लुप्त प्राय है, इसके लिए शब्द जल्दी इसमें हम नहीं लिखते हैं, ना बुक में ही मिलते हैं। लेकिन ज और फ का प्रयोग हम करते हैं। जैसे फाख्ता लिखते समय हम फ के नीचे नुक्ता लगाएंगे, या जरा लिखेंगे तो उस ज के नीचे नुक्ता लगाएंगे, तो ये फारसी के शब्द हो जाते हैं। जहाँ भी नुक्ता लगता है वो फारसी के शब्द हो जाते हैं। तो अब आपको पूरी वर्णमाला समझ में आ गई। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, अतिरिक्त व्यंजन क्या है। अब आपको हम बता दें 2 और मिलते हैं, अनुनासिक, अनुस्वार। इनको क्या कहते हैं? अयोगवाह भी इनको कहते हैं। इनका दूसरा नाम अनुनासिक अनुस्वार का अयोगवाह है। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार जो होता है वो ऊपर एक बिंदी होती है। इसके अलावा अह का प्रयोग मिलता है, इसको क्या कहते हैं? इसको विसर्ग कहते हैं। जैसे हम कहीं भी ह का प्रयोग न करके अगर 2 बिंदी लगाते हैं लेकिन बोलते हाँ है, जैसे अतः, अंतः, ये सब बोलते हैं तो हम क्या करते हैं? हाँ नहीं लिखते हैं लेकिन विसर्ग लगाते हैं। तो ये क्या हो गया? अनुस्वार और विसर्ग इसको बोलते हैं। गवाह में क्या क्या आता है? अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक। अनुस्वार क्या होता है? जब हम अनुस्वार जो है स्वर के बाद और व्यंजन से पहले लगता है। जैसे हम बोलते हैं, कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसमें आधा न का प्रयोग न करके अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे अंत या हिंदी ये बोलते हैं तो इसमें अनुस्वार का प्रयोग होता है। विसर्ग मैंने आपको बता दिया, 2 बिंदी का किसी भी व्यंजन वर्ण के बाद 2 बिंदी का प्रयोग होता है तो उसे विसर्ग कहते हैं। अनुनासिक क्या है? अनुनासिक में चंद्राकार लगाया जाता है, उसका चिन्ह क्या होता है? चंद्राकार होता है। जैसे अंगूठी, आंगन, हंसना, ये शब्द जब हम ये सब शब्द लिखते हैं तो चंद्राकार का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका आयोगवाह में आ गया, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। ये तीनों आपके आयोगवाह। इनको बोलिए। ये भी, ये तीनों चिन्ह क्या होते हैं? ये स्वर और व्यंजन के बीच की बात चिन्ह है। जैसे स्वर जहाँ खत्म होता है वहाँ ये लिखे जाते हैं और व्यंजन वर्ण से पहले ही लिखा जाता है। आ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये आप लिख लेते हैं। उसके बाद आपको अंग, अह का प्रयोग होता है और इसके बाद व्यंजन वर्ण शुरू होते हैं। तो ये क्या है? स्वर के बाद और व्यंजन के पहले जो लिखा जाता है वही अयोगवाह होता है। अब आपको पूरी तरह समझ में आ गया स्वर के बारे में। स्वर और
व्यंजन के बीच की जो चीज़ है, अयोगवाह के बारे में, अनुनासिक अनुस्वार के बारे में। अब आगे का लेसन अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।